और मुख्य क्या 1 मिनट भी नहीं बोल पाएँगे अभी हम तो सर जी, ज़्यादा तो कुछ नहीं समझते षड्यंत्र के बारे में। अच्छा। हाँ जी। जी, 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 जी। जी, दिनेश जी, कोई बात नहीं। आप पहले और लोगों का हम लोग सुन लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया और हो जाएगा, है ना? जी, जी। हाँ, कुछ आइडिया अ, आया तो मैं बताएगा ज़रूर। जी, जी, दिनेश जी। राकेश जी, जी, जी। आप थोड़ा-सा विचार हाँ। रखिए। राकेश भाई जी, आप विचार रखिए अपना। हाँ, राकेश भैया, आप विचार रखिए अपना कुछ इसमें। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ, राकेश भैया। हाँ, राकेश भैया, थोड़ा विचार रखिए अपने इसमें, इस विषय पर। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? हो हाँ जी, हाँ जी। पूरे विश्व में और विश्व हुँ, के संसाधनों जितने भी संसाधन हैं उन पे कैसे कब्जा किया जाए और लोगों को कैसे गुलाम बना के रखा जाए। हुँ, तो हुँ, ये सारा का सारा ये कॉलोनियलिज्म से ही आता है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। और हुँ, इसमें वेस्ट की पावर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका है और वो किस तरह से दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी को भी कैसे कंट्रोल में करती हैं और उनको वो उभर के देना नहीं चाहती, क्योंकि वो अगर बाकी कंट्रीज भी उभर के आएंगी तो उनके वर्चस्व को खतरा हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि कोई भी देश उभर के ना आ सके और वो हुँ, जिससे कि उनका वर्चस्व स्थापित रह सके पूरे विश्व में। और यही सबसे बड़े खतरे हैं और ये आज पूरे विश्व में फैल चुका है। उसमें चाइना, अमेरिका और जितने भी इनके सहभागी देश हैं, चाहे यूके हो या यूरोप हो, इनकी सबसे बड़ी भूमिका है पूंजीवाद को बढ़ाने में। और ये पूंजीवाद के तरीके जो अपनाते हैं वो या तो जंग के रूप में दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी को कैसे ध्वस्त किया जाए, आपस में देशों को लड़वाना और हुँ, अपने हथियारों को बेचना और वहाँ के नेताओं को खरीदना और खूब यहाँ की नौकरशाही को पैसा देना हुँ, और हुँ, इस तरह के काम करने कि जिससे कि वहाँ की जनता को गुलाम बनाया जा सके। हुँ, 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 और ये पिछले काफी समय से होता आ रहा है हुँ, और ये हुँ, आगे और भी बढ़ने की संभावना है। तो इसको जो रोका जा सकता है वो उस देश के निवासी मिलके ही रोक सकते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, जो अपने हित से मानव कल्याण को ऊपर रखते हैं, तो वही लोग इसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग डर के झुक जाएंगे या जिनको पैसों में खरीद लिया जाएगा वो ये लड़ाई लड़ी नहीं सकते हैं। तो या तो वो सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे या फिर वो अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो अब हमें चुनना है कि या तो हम सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, और या तो फिर हमें उसका मुकाबला करना होगा। तो ये चीज जी, होगी। जी। और इसके बारे में भगत सिंह ने बहुत गहराई से लिखा भी है। हुँ, 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 बाकी मैं तो कुछ नहीं पढ़ पाया हूँ, जितना मैंने सुना है उसके मैं उसको ध्यान में रखते बता रहा हूँ कि हुँ, उसके हुँ, बारे हुँ, में काफी चीजें लिखी गई हैं। हुँ, हुँ, और हुँ, राजीव दीक्षित जी भी अपने व्याख्यानों में बहुत बार बोल चुके हैं इन चीजों को कि किस तरीके से अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं देश में। और कोई हुँ, भी हुँ, सरकारें इसको खत्म करने के ना ही इच्छा शक्ति रखती है ना ही वो करना चाहती, क्योंकि वो अगर ये करेंगी, लोगों के हाथ में पावर दे देंगी, हुँ, हुँ, तो फिर उनको अपनी सत्ता का खतरा हो जाएगा। तो कोई नेता आज की डेट में किसी पार्टी का ये चाहता है कि मेरे हाथ से सत्ता जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल सही। जी, जी, शशांक जी।
बिल्कुल आपने सही बात रखी। इसमें फिर अगली बार आएँगे लौट के, तो आपके फिर विचार लेंगे। गीता दीदी आप थोड़ा-सा अपने विचार रखिए। हम लोग ने वैसे सत्यव्रतानंद दादा को बुलाया था, लेकिन सत्यव्रतानंद दादा के पास बहुत बिज़ी शेड्यूल था, इसलिए वो हम पहले इसका इन्विटेशन नहीं बना पाए थे। तो इसलिए हमने रेगुलर मीटिंग में इसको जो ये होती है इसका जी, टाइम होता है उसी सा आधार में हमने इसको रख लिया। तो इसलिए हो सकता है ज़्यादा कंटेंट इसमें कंटेस्टेंट आ नहीं पा रहे। तो फिर भी आप अपने थोड़ा-सा विचार रखिए कि पूंजीवाद का षड्यंत्र क्या है? किस तरह से वो जकड़ रहा है समाज को और उसके समाधान क्या हो सकते हैं? जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि मैं जो भी आज का विषय है उसको पूरा मैं अच्छे से विस्तार रूप में आपको बता पाऊँ, अपने विचार आपके सामने रख पाऊँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी समाज को या किसी भी देश को 3 ताकतें चलाती हैं। एक राजनीतिक ताकत, एक सांस्कृतिक ताकत और एक अर्थनीति वहाँ की। तो और ये हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती हैं और जैसे कि हर इंसान पैसा कमाता है, अपना घर चलाता है और फिर उसके बाद उसका उसके जीवन में यदि कोई ऐसा कष्ट नहीं है, वो अपने जीवन को अच्छे से आगे चलाता है, त्योहार मनाता है, खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में रहती हैं। और लेकिन और वहाँ की जो व्यवस्था है, यदि उसके अनुकूल है, वो उसको परेशान नहीं कर रही है, तो वो इंसान को कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना एक साधारण जीवन आराम से जिएगा। लेकिन आज ये चीज़ नहीं है आज की व्यवस्था में। आज की व्यवस्था में जो ये तीनों ही चीज़ें मनुष्य को परेशान कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे कोरोना जैसे ही आया, उससे पहले हम सब कितने अच्छे से सब लोग जी रहे थे। सब लोगों के पास आर्थिक परेशानी कोई नहीं थी। बहुत अच्छे से व्यवस्था भाग रहे थे हम लोग। और लेकिन जैसे ही आई ये परेशानी, हम लोगों की आर्थिक स्थिति सबकी हिल गई और हम लोगों की त्योहार, खुशियाँ सब फीकी पड़ने लग गई। लेकिन इसमें परेशान कौन हुआ? सिर्फ हम लोग। और जो हमारी राजनीतिक पावर है, उनकी खुशियों में, उनकी आगे जितने भी जीवन के कार्य हैं, उनमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आई। सिर्फ सफ़र किया तो आम आदमी। इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक चर्चा कर रहे हैं कि ये परिस्थिति जो आई है या इन परिस्थितियों में क्या-क्या किसका क्या-क्या रोल रहा है। अब हम आते हैं पूंजीवाद पे कि पूंजीवाद हम पहले तो कहते किसको हैं? अब तक की जो परिभाषा है पूंजीवाद की यही है कि जब उत्पादन के संसाधनों पर कुछ लोग अपना आधिपत्य करते हैं और फिर कुछ उनके लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको सैलरीज दी जाती हैं और जो प्रॉफिट का मोटा हिस्सा होता है वो कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाता है। अब तक की यही परिभाषा है। लेकिन आज के समय में जो पूंजीवाद कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि जब हमारी आर्थिक शक्ति, हमारी राजनीतिक शक्ति को कंट्रोल करने लग जाती है, नियंत्रण में करने लग जाती है, वहाँ पर पूंजीवाद आ जाता है। और ये जो पूंजीवाद होता है, ये बहुत ही भयावह रूप ले लेता है, जब ये उस किसी भी देश की राजनीति को अपने अनुसार चलाने लग जाता है। हम किसी भी पूंजीपति का विरोध नहीं करते हैं। पूंजीपति
कभी भी समाज का बुरा नहीं करते हैं, वो उल्टा समाज को चलाने में योगदान देते हैं। आपने जो वस्त्र पहने हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये किसी कॉटन मिल से निकल के, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल के, फिर एक रिटेलर की शॉप पर आए, तब आपने ये पहने। यानी कि एक उसको चलाने वाला कौन था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कॉटन मिल को, उसको किसी कैपिटलिस्ट ने चलाया, किसी पूंजीपति ने ही चलाया है। वैश्य हम कहते हैं पूंजीपति को, पूंजीपति भी नहीं कहते, हम उनको वैश्य बताते हैं। जो अर्थोपार्जन में समाज को योगदान देते हैं, उनको हम वैश्य का नाम देते हैं। तो ये जो हैं लोग, ये समाज, अगर ये नहीं होंगे तो समाज में आगे प्रगति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इनका दोष नहीं है। दोष तब आता है जब व्यवस्था इनको इतनी पावर दे देती है, इतनी शक्ति दे देती है कि ये व्यवस्था पर हावी हो जाते हैं, तब वहां दोष आ जाता है और पूरी व्यवस्था बिगड़ने लग जाती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पीछे लाल इत्र, ये सब चीजों के ऊपर काफी टिप्पणियां हुई थी और फिर थोड़े समय बाद एक आप सभी के सामने वो एग्जाम्पल है कि वो हमारे जो थे गोयल थे, जो भी थे, उनके घर से कितने करोड़ों रुपए निकले, कितने अरबों पर रुपए निकल के आ गए। वो उनके पास इतना धन आ कैसे गया? और इससे पहले उनके इत्र का प्रचार किया जा रहा था और वो कौन कर रहे थे? वो राजनीति के लोग थे। और वो थोड़े दिनों बाद उनके जो जिन लोगों के घर में छापे पड़े, वो एक उद्योगपति निकले, एक कैपिटलिस्ट निकले। तो यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है दोनों का। यानी कि पावर करप्ट्स, मतलब पावर ही करप्ट कर रही है समाज को। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होगा। और वो क्या करते हैं, ये पूंजीपति को जब आर्थिक शक्ति जब राजनीतिक शक्ति को कंट्रोल करेगी, वो उसकी क्या हेल्प कर रहे हैं? वो फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। और वो उनकी क्या हेल्प कर रहे हैं? वो उनको पता कि वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि उनके घर में पैसे जमा हो रहे हैं। तो ये एक अपने देश से हम अगर शुरू करें, और दुनिया में तो हम जाएंगे ही, सबसे पहले हम अपने देश की बात सोचें कि हमारे देश में पूंजीवाद किस तरह से हम लोगों को परेशान कर रहा है, हम सबकी आर्थिक स्थिति को हिला रहा है। और अगर हम इस व्यवस्था के ऊपर नहीं हम सोचेंगे तो हम विश्व के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो इसका हल निकालना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पावर इतनी उसको इतना, मतलब कोई पूंजीपति आज संसद में जाके अपनी नीतियों को बनवाना चाहते हैं अपने स्वार्थों के अनुरूप, और उसका असर पड़ रहा है आम व्यक्ति पे। कहीं पर एक बच्ची पानी से प्यासी तड़प तड़प के मर गई, और कहीं पर शादियां सेलिब्रेट की जा रही हैं, और किसी को कोई भूख से तड़प के मर रहा है और कोई खा खा के मर रहा है। तो ये जो आजकल व्यवस्था चल रही है, ये अपना एक भयानक रूप लेके बैठी हुई है। इसका समाधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय आने पर वो भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही है मेरे पास कि पूंजीवाद ने अपना जो भयानक रूप लिया हुआ है, उसका सबसे ज्यादा असर साधारण लोगों पर ही होता है। विश्व स्तर पर तो होता ही है और होगा ही। विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी शक्तियां तो काम करती ही हैं, और विश्व स्तर पर हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद दादा, नमस्कार। धन्यवाद। समाधान वाले टॉपिक पे दीदी अगर थोड़ा समय बचेगा तो फिर दोबारा आएंगे हम लौट के। जी जी, तो आप बनी रहिए थोड़ा मार्गदर्शन के लिए। और कोई भाई हैं जो अपनी राय रखें थोड़े समय के लिए अपना? जैसे दीदी ने बताया पूंजीवाद के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो हम लोगों के पास थोड़ा समय अभी
कम रहेगा, सभी भाई की राय ले लेंगे और एक रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास सभी का डाटा रहेगा, तो उसके हम मिनट्स भी बना सकेंगे। क्या इसमें से निष्कर्ष निकला वो भी हम निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोग जितना बेस्ट पॉसिबल हो थोड़ा थोड़ा अपना अपना सही समय दें। और पूंजीवाद का क्या षड्यंत्र आप समझ रहे हैं इस समय? पूंजीवाद क्या है? क्योंकि जो चीज है उसको उस रूप में देख पाना और उसकी उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही हैं उसको देख पाना, ये बहुत बड़ा एक विषय है। तो जो भी ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कृपया जरूर अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। सैमसंग गैलेक्सी करके दादा हैं, थोड़ा अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, और थोड़ा सा समाधान भी साथ में अगर कुछ है तो उसको भी थोड़ा सा रखें दादा जी। पूंजीपति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमा पा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारे मतलब पूंजीपतियों से मुझे भी कोई वो नहीं है कि मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए, उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किसी को अमीर होने के लिए या किसी के पास पूंजी की अधिकता के लिए वो पूंजी किसी दूसरे की जेब से ही निकलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़ा पूंजीपति है जो वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में होगा तो उसने जो पैसा है वो मैन्युफैक्चर किया है या पैसा खुद छापा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो वो उपभोक्ता को ओवरचार्ज किया गया है, वैल्यू से ज्यादा उससे लिया गया है अगर उसके पास ही ये इकट्ठा हुआ है, या कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो उसके पास लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का पूरा भुगतान उन लोगों को नहीं हुआ है। क्योंकि मान लीजिए मैं ही आज कोई व्यापार शुरू करता हूँ, कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, जैसे कि मैं खुद एक फार्मर हूँ, तो अब मेरी कुछ उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो मैं कितना उस पे चार्ज करूँ उस चीज़ पे, है ना। मान लीजिए मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट किसी चीज़ पे 10 रुपये है, तो अब मेरे को कितने में बेचना चाहिए? अब हो सकता है बिकने को वो 500 में बिक जाए, बिकने को वो 1000 में बिक जाए, या उसी को 5000 में बेच सकूं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पे मोरल वैल्यू जरूर लागू होती है कि अगर मैं अमीर हो रहा हूँ तो वो किन वजहों से हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब इसके लिए अब मोरली अगर आदमी स्ट्रांग नहीं है तो मैं मानता हूँ जो आदमी मोरली बहुत ज्यादा अच्छे हैं उनका अमीर हो पाना मुश्किल है, पूंजी को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है। तो मेरी समझ से मतलब मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि अगर किसी का पैसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बड़े ही कम टाइम में उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है तो वो निकला तो किसी न किसी की जेब से ही है, गया ना तो किसी किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ही जाता है पैसा। तो या तो ओवरचार्ज हो रहा है या मतलब जो मेरे लिए काम कर रहे हैं मैं उनको उस चीज में सही हिस्सा नहीं दे रहा हूँ। तो मैं इसमें इकोनॉमिक्स को इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मेरे ये विचार हैं कि इस चीज़ का अगर जैसे अभी मैम बता रहे थे तो वो कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मतलब क्या रीजन है इस चीज़ का। कहीं किसी का एक का अमीर होना दूसरे का शोषण तो नहीं है? जी सुभाष जी, धन्यवाद। इस पे लौट के आएंगे और आप बने रहिए। दीदी से फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी और भाई की भी राय ले लेते हैं। बहुत अच्छा आपने अपना विश्लेषण किया। फिर दीदी से और भी जो हमारे साथी हैं उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करेंगे। अभी एक दादा हमारे बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ दादाजी, आपका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा, बताइए अपना नाम, शुभ नाम और बताइए दादा। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी करके आ रहा है आपका। आप कृपया बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है, और शुभ नाम बताइए अपने। हाँ दादा। नमस्कार नमस्कार दादा, मैं आज ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। अच्छा एंड अच्छा जी मेरा नाम मीतू सिंह है। मैं नोएडा रहती हूँ बट एट प्रेजेंट मुंबई से बात कर रही हूँ। जी 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 तो फ्राउड के बारे में मेरा शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि मैं उसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई। एट हम्म। प्रेजेंट आई एम मैरिज एंड थॉट में ही इन्वॉल्व हूँ। मैरिज फिक्स कराते हैं हम लोग। लेकिन ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पूंजीवाद, बिकॉज आज की तारीख में जहाँ जो भी प्रॉब्लम दिखती है A to Z पूरे
ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे इंडिया में या अक्रॉस द ग्लोब, उसके कहीं ना कहीं पीछे हमें सबको पूंजीवाद खड़ा नजर आता है। उसकी वजह ये है कि अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है और वो कंट्रीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैं उतने लार्ज स्केल पे नहीं बता सकती, लेकिन एक कॉमन आदमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर बता सकती हूँ। तो शुड आई कंटिन्यू? हाँ हाँ दीदी, बताइए दीदी, और उसका अच्छा, षड्यंत्र बताइए, प्रभाव बताइए थोड़ा, और समाधान पे भी कुछ आपका विचार हो उसे भी जरूर बताइए दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसका जो षड्यंत्र है उससे पहले ये देख लीजिए कि जो ये पूंजीवाद है इसका मतलब यही है कि जो पूरी की पूरी हमारे धन संपत्ति है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है और बाकी लोगों के पास बहुत कम है, मतलब इनइक्वालिटी हो गई है। ये पूंजीवाद आने से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी आदमी पूंजीवाद है या जिस आदमी के भी पास पूंजीवाद है वो कोई ना कोई उद्यम तो कर ही रहा है, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही रहा है। अब जो लोग उसके साथ लगे हुए हैं उसमें उसकी हेल्प कर रहे हैं, अकेला आदमी इतनी पूंजी नहीं बना सकता, तो जो लोग उसके साथ लगे हुए हैं तो उसके मन में उस पैसे के प्रति इतना ज्यादा उसकी एम्बिशन बढ़ गई है पूंजीवाद आदमी की कि वो अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करने से भी बाज नहीं आता। जिन लोगों के थ्रू उसको इतना पैसा मिल रहा है उनको भी वो एक्सप्लॉइट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एम्बिशन है कि मुझे अभी और कमाना है, मुझे अभी और कमाना है, इसका कोई एंड नहीं है। एक छोटा सा उद्यम वो शुरू करता है और कल पता चलता है कि अभी तो वो ट्रक बना रहा था, कल पता चला वो दालें भी बेच रहा है, कल पता चला कि उसने क्या बोलते हैं फार्मिंग में भी वो घुस गया है, परसों पता चला वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चला गया है। तो उसने क्या किया है, उसने एक तो पूरी की पूरी मार्केट में मोनोपोली कर दी। मोनोपोली करने से क्या हुआ, रेट्स उसके हाथ में कंट्रोल में आ गए, तो कॉमन आदमी को क्या फर्क पड़ा, कॉमन आदमी को ये नुकसान हुआ कि जो चीज उसको शायद सस्ती मिलती, इसकी मोनोपोली की वजह से इसके मन मर्जी के रेट पर मिल रही है। मैं आपको आज से 4 या 5 साल पहले का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अरहर की दाल हमारे यहाँ खत्म हो चुकी थी इंडिया में, बहुत दिक्कत आई, बहुत जगह आ रहा है अरहर की दाल 200 रुपए बिक रही है। उन दिनों अरहर की दाल का कॉस्ट 70 से 80 रुपए किलो था, आज की तारीख में तो 150-200 है ही। तो उस वक्त क्या हुआ कि इंडिया ने ईरान से दालें आयात की, अफगानिस्तान से दाल आयात की, मैंने भी वो खाई, मोटे दाने होते थे उसके। जब उसका जहाज समुद्र के पास यहाँ पर बॉम्बे में उतरा तो वो जितनी दाल थी वो पूरी की पूरी दाल इन्हीं पूंजीपतियों ने वहीं के वहीं खरीद ली और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो रेट कम ही नहीं हो पाया। तो मोनोपोली से क्या हुआ, एक आदमी को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इनइक्वालिटी हो गई। अब अगर आप किसी को उसके हक का सामान नहीं मिलेगा या इस तरह से अनाप शनाप महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्राइम आएगा, क्राइम आ जाएगा, चोरी चकारी डाका, हो सकता है वो मर्डर भी कर दे। जिस जिस आदमी को आपने अपने ऑफिस में रखा हुआ उसकी एक्सप्लॉयटेशन आप इतनी कर रहे हो कि डिससेटिस्फेक्शन हो गया जॉब में। आज की तारीख में 1 से 2 से 3 साल से ज्यादा कोई भी आदमी किसी भी जॉब में टिक के नहीं काम करता। किसी टाइम में आदमी बड़े गर्व से कहता था मैं इस कंपनी में 20 साल से हूँ पिछले, आज की तारीख में तुरंत मूव ऑन, बिकॉज हर एक आदमी जानता है कि मेरी क्या वर्थ है और ये लोग मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो तुरंत मूव ऑन कर देते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं क्योंकि उनको इतने सारा समझ नहीं होती है तो वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। और जैसे कि पहले किसी, अब इनइक्वालिटी खाली इस चीज में नहीं आई कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में आई है, हर जगह इनइक्वालिटी आ गई है। इन लोगों ने इसका ये षड्यंत्र किया कि अपने लायक, जैसे अंग्रेजों ने किसी टाइम में अपने गेस्ट हाउस बना रखे थे, अपने लायक क्लब बना रखे थे जहाँ गरीब इंडियन नहीं आ सकता था, सिमिलरली इन लोगों ने अपने लायक स्कूल्स बनवा लिए अपने बच्चों के लायक। इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते, अपने मतलब के हिसाब से हॉस्पिटल बना दिए जहाँ कोई गरीब आदमी जा ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये सारा का सारा एक इन लोगों का षड्यंत्र है। इन्होंने अपने लायक एक सोसाइटी अलग से डेवलप की है। एक इंडिया में 2 इंडिया रह रहे हैं, एक इंडिया वो है जो कि बहुत ही रिच है, जहाँ पर मतलब स्कूल्स वहाँ के देख लीजिए आप, उनके हॉस्पिटल्स देख लीजिए, उनके होटल्स देख लीजिए, वो एक अलग लाइफ है। और एक लाइफ क्या है इंडिया की, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ क्लब नहीं है, लोग पार्कों में ही जाके बैठते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी फिर से आ गई यहाँ पर।
ठीक जी, है? जी, तो इसके समाधान पे थोड़ा-सा अपना इसका जल्दी से इसका बता दीजिए। इसका समाधान देखिए, इसमें करप्शन बहुत है। इसका पहला तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है करप्शन। करप्शन के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग इतनी बड़ी लॉबी लेकर बैठते हैं कि गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली इनके इशारे पे नाचती है। अनटिल अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आकर इस चीज को पकड़ के ना बैठे, क्योंकि इनके ऊपर लगाम लगानी जरूरी है। आप इनको जाके ये नहीं कह सकते कि आप पैसा कम कमाइए या उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वहां जितने वर्कर्स हैं उन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। ये इसका सोल्यूशन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, अभी ये लोग क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं को तो प्रॉफिट मार्जिन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटा सा कर्मचारी भी वहां पे पानी पिला रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन का कुछ भी परसेंटेज जो उस वक्त जस्टिफाइड हो, वो उसको देना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल। नहीं देंगे, अगर ये नहीं देंगे, अगर ये नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली जिस जमीन पर ये खड़े होके अपने पूंजीवाद के अहम को बढ़ा रहे हैं, वो वहीं से ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ये चल नहीं पाएगा, इसकी लाइफ इतनी बड़ी हो नहीं सकती। बिकॉज जिनके कंधों में खड़े होकर ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कंधे ही इनके यहाँ से निकल जाएंगे। तो जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो मस्ट है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट, तो उसमें भी बहुत ही जेन्युइनली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट दिखाने के नाम पर आपने 500 रुपए दे दिए एक चपरासी को कि भाई जो प्रॉफिट आया इसमें 500 रुपए तेरा है, और बाकी बड़ा अमाउंट आपने अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राउथ, जो सबसे हाईएस्ट ले रहा है और जो सबसे लोएस्ट ले रहा है, उनके बीच में 10 टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। जी, तो जी, ये इसका सोल्यूशन है। बट इसके सोल्यूशन को अपनाने के लिए या तो लोगों के अंदर जब इतनी बेचैनी बढ़ जाएगी, या तो ये तब आएगा, या फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रोल लगाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लेबर कोड्स बनाए लेबर के लिए। पहले तो शुरू में कुछ नहीं होता था, लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जब प्रेशर में आएगी, और गवर्नमेंट को आना थोड़ा पड़ेगा। टाइम। हाँ दीदी, थोड़ा टाइम। हाँ दीदी, थोड़ा टाइम का आई एम सॉरी, ध्यान मेरे को रखते इतना ही हुए। बोलना था। मेरे को इनइक्वालिटी के सब्जेक्ट पर ही बोलना था इसमें। जी, जी, जी। नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छा बोला, और आप बहुत जो मेन बात प्राउड के आधार पर है, उसी को छूते हुए आप बोल रही हैं। तो बहुत अच्छा है। पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है सबका। हम पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू दादा। आप, हाँ, आप साथ में रहिए दीदी, और हम हो सके अगर समय रहेगा तो वापस आएंगे, नहीं तो फिर अगली बार नहीं फिर दादा, इसको कवर करेंगे। मेरा यही पॉइंट था। इनइक्वालिटी जो गैप आ रहा है, उसी पे हम्म। बताना था मुझे। तो मेरे ख्याल ओके। से मैं बता चुकी हूँ इतना। थैंक यू जी, सो धन्यवाद धन्यवाद दीदी। मच। और जो बहन भाई अभी नए जुड़े हैं इस बार, पहले उन्होंने नंबर शेयर नहीं किया हमारे साथ जुड़ के, तो वो अपना नंबर भी शेयर कर दें। जैसे मीतू दीदी भी अपना नंबर शेयर कर दें, और भाई भी नंबर शेयर कर दें। सुभाष जी, हम आएंगे आपके पास अभी लौट के। लेकिन और भाई जो जिन्होंने अपने विचार नहीं रखे हैं, हम उनके पास थोड़ा सा आते हैं। अ, सुनील जी, सुनील जोगलीकर जी, आप कुछ विचार रखिए अपना। सर मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो सॉल्यूशन है वो सरकार की तरफ से आएगा, पर मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो पूंजीपति की लॉबी है वो काफ़ी बड़ी है, और दूसरा जो करप्शन है, ऐसा नहीं कि सभी लोग करप्शन से नफ़रत करते हैं। करप्शन से नफ़रत मेरे को तभी होगी जब उस करप्शन का बेनिफिट मैं नहीं ले पाता। तो अगर पूंजीपति देखें या अपर मिडिल क्लास देखें, तो इवन मैं ही बात करूं अपनी, तो अगर मेरे हाथ जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है और मेरे को 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है 500 दे के, तो मैं तो उस करप्शन वाले सिस्टम का फेवर करूंगा। वो हट जाता है तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरे को तो फेयर कंपटीशन में जाना पड़ेगा।
ठीक है? तो यहाँ पे अब ये नीचे से ऊपर को तो जा सकता है, पर सरकार से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो करप्शन को कंट्रोल करेगी। सरकार दिखावा ज़रूर कर सकती है, आपके सामने ऐसे कानून ला सकती है, पर कहीं न कहीं जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो एक करप्शन में लिप्त है। तो वहाँ से उम्मीद नहीं है। दूसरा, अगर आपको याद होगा तो अन्ना जी का बहुत स्ट्रॉन्ग आंदोलन हुआ था दिल्ली में। तो उस टाइम जैसे मेरे जैसे ही हम उस टाइम कॉलेज में हुआ करते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो बड़े आशान्वित थे, या मतलब उससे था हमें उम्मीद थी कि हाँ, अब कुछ व्यवस्था में बदलाव होगा, मतलब कुछ तो असर किस पड़ेगा कि समय किस गली-गली समय रोड-रोड पे इस चीज़ का वो हो रहा है, किस समय लेकिन की ऐसा बात कर तब रहा भी नहीं हो पाया। तो अभी इसका सॉल्यूशन मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल और काफ़ी जद्दोजहद के बाद ही आ सकता है। जी, जी। जी, सुभाष जी। कोई और अपना भाइयों अपना विचार रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सुभाष जी ने जो पॉइंट रखा है गवर्नमेंट वाला, वो डिस्कस करने वाला है। लेकिन अभी रीना दीदी, कुछ आप अपने विचार रखेंगे इस पॉइंट पर संक्षिप्त में, पूंजीवाद का षड्यंत्र और उसके समाधान के ऊपर कुछ मिनट में। जी, मैं कुछ अपना विचार रखता हूँ अभी, फिर जिनके भी इसमें विचार हों कृपया वो इसमें, जैसे अभी सुभाष भैया ने कहा और दीदी ने भी पहले, अभी मीतू दीदी ने भी कहा था कि किस प्रकार से ये समस्याएं पूंजीवाद की तरफ से आई हैं और कुछ समूहों की वजह से। और उसमें सरकार का जो उन्होंने बात की, मुझे लगता है वो उस समय की बात है जब पूंजीवादी व्यवस्थाओं के विरोध में जो एक समूह या कुछ आंदोलन या कुछ कार्य होगा और उससे सरकार में या सरकार कुछ हमारी फेवरेबल बनेगी, उस स्थिति के लिए शायद उन्होंने बात रखी थी। वो बात पूरी तरह से उन्होंने वो स्पष्ट नहीं कर पाई समय के अभाव में। तो जो प्राउड का कंसेप्ट है वो इसी तरफ जाता है कि जब हम हमारे द्वारा या हमारे जो अच्छे प्रतिनिधि हैं या जो हम समाज में काम कर रहे हैं उसके द्वारा या समाज पर या समाज के प्रतिनिधियों द्वारा या समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना मजबूत संगठन बनता है कि वो सरकार पर दबाव डाल सके। दोनों ही परिस्थिति में कुछ कार्य वहाँ पे सरकार के माध्यम से हो सकता है। दूसरी परिस्थिति में ये है कि वो अलग-अलग जगह पर आंदोलन या फिर उनका संगठन इतना मजबूत हो कि वो उन पर, सरकार पर या उनसे चुने हुए कुछ प्रतिनिधि वहाँ होंगे तो वहाँ हो सकता है। वरना अपने किसान आंदोलन का भी वो देखा था किस प्रकार उसका वो हुआ था और किस प्रकार उसका रिजल्ट आया। क्या उसका उन्होंने किस कारण से उन्होंने उसका रिजल्ट दिया और क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है, इसलिए उस पे नहीं जाना है। लेकिन अगर मूल बात पे जाएंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो जैसे सुभाष जी ने कहा अभी कि सरकार अगर मॉरलिस्ट लोगों से निकल कर नहीं आई है या वो समाज के ऐसे लोगों के बीच में से उनके प्रतिनिधि चुन के नहीं आए हैं, तो वो कठिन कार्य है। लेकिन अलग अलग जगह के प्रतिनिधि अलग अलग जगह से आंदोलन करता धीरे धीरे अगर इकट्ठे होते हैं तो वो कुछ संभावित थोड़ा सा दबाव सरकार पर बना पाते हैं। अलग अलग जगह कार्यकर्ता काम करते हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर बनता है। ये एक
पहलू होता है, लेकिन दूसरा जो मुख्य पहलू है कि बड़े स्तर पर हम कोई चीज करवाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वह जो सरकार चल रही है वो सरकार बदलकर अगर उसकी जगह पर जब तक कोई ऐसा प्रतिनिधि या कोई ऐसा सरकार नहीं आती है जो पूरे समाज के नैतिकवादी लोगों से मिलकर बनी हो या अच्छे सिद्धांत के आधार पर हो, तो वो समाज में परिवर्तन लाना कठिन है। क्योंकि जो पावर के माध्यम से पूरे देश में एक परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन बहुत शीघ्र होता है। आपने देखा कि लॉकडाउन कितनी जल्दी लग गया और कितना नकारात्मक परिणाम उसका हुआ। और इसी तरीके से यदि कोई सकारात्मक परिणाम लाना हो तो वह भी इतनी जल्दी ही लाया जा सकता है जितनी जल्दी ये लॉकडाउन लगा के पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। इसी तरह से सकारात्मक व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। इससे इसी क्रम में इसलिए गवर्नमेंट की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी हमारी मजबूरी ये है कि कोई ऐसा हमारे पास विकल्प नहीं है और हम इस विकल्प के रूप में हाँ जी हाँ जी सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तो अभी कुछ व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है और इतनी प्रतिनिधि हमारे नैतिकवान नहीं है कि वो समाज में जाकर इस प्रकार से विकल्प बन सकें और समाज में समस्याएं उसे दूर कर सकें। इसलिए हम लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लोगों ने समस्याओं को समझा, अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा कि अलग अलग परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, आत्मनिर्भरता का अभाव, असमानताएं समाज में, और रोजगार की कोई गारंटी नहीं, निम्नतम आवश्यकताओं की कोई गारंटी नहीं, और समाज में सबसे बड़ी बात संसाधनों का दोहन और असमानताएं, ये भरपूर मात्रा में देखने को मिल रही हैं। तो इस सब चीजों को दूर करने के किन चीजों की आवश्यकता है? पहले समाज में सब लोगों को इस समझने की जरूरत है कि ये समस्याएं हमें आने वाले समय में ये पहले भी घटित होती रही हैं और पहले भी हम लोग समाज में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम दूसरों पर, नौकरियों पर या सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। अगर वहां से कुछ भी परिस्थिति गड़बड़ होती है, अगर वो हम वहां से हटते हैं, जैसा अभी हमने देख लिया, ये ऐसा कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों ने देखने को मिला कि उनके लिए जो खाने पीने निम्नतम आवश्यकताओं की छोटी छोटी चीजें थी, उनके लिए भी मनुष्यों को इस तरह भटकना पड़ा जैसे पशु भटकता है, और उसकी गारंटी किसी ने नहीं ली। आप अपने एरिया में जा रहे हो, आपको एकदम लॉकडाउन लगा दिया, आपकी नौकरी छीन ली गई, आपके खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, आप के पास कोई व्यवस्था नहीं है अर्थ की, आप कुछ भी करो। तो इस परिस्थिति में कोई जब सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऊपर जिसको हम सरकार मान रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन कुछ करेगा हमारे लिए, वो ही शोषण का कारण बन रहा है। तो इससे ये एक रूप लोग जो कभी देखना नहीं चाहते थे और लोगों को कभी लगता नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, तो वो एक सामने आया, वो एक रूप सामने आया। तो इससे पता चल रहा है कि पूंजीवाद है इसके पीछे। आप सभी अभी इन लोगों ने चर्चा करके पता लगाया कि किस कारण से जो गवर्नमेंट है वो मोहरा होती है और उसके पीछे जो उसको आजकल के समय में उसको नियंत्रण करने के लिए जिनके ऊपर वो निर्भर है, क्योंकि उसने स्वयं को आत्मनिर्भर इकाइयों के हाथ में नहीं रखा है, और वह निर्भर है बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब पूंजीवादी, उद्योगपति नहीं, पूंजीवादियों के हाथ में, जिन्होंने पूरी संसाधनों को अपने हाथ में कैप्चर करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट उनसे
कुछ कब्जा लेके अपना काम चलाना चाहती है और अपनी छोटी-छोटी इकाइयों को वो आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है और दुनिया भर का फंड लेके वो सब तरफ से अपने आप को कर्ज में घेर कर रखती है और वो दूसरों की गुलाम बन के रहती है। जैसे अमेरिका है, बहुत सारे अमेरिका तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा भारत भी उसी पथ पर चल रहा है। तो इस इसी समस्या का जो ये जो मूल समस्या है, ये मूल समस्या हमारा ध्यान इधर ले जाती है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम मुख्य रूप से नैतिकवान नहीं हैं और हमारे जो हम जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कारण जो है कि हम नैतिकवान नहीं हैं, हमारी निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है हो रही है, हमारी समाज में संसाधनों का दोहन हो रहा है और जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण वितरण नहीं हो रहा। ये समस्याओं के कारण और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन है उसके अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो काम नहीं हो रहा है उसके पीछे जो कारण है वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा युवा वर्ग है या हमारी जो जनता है वो इस बात को वो इससे अवेयर नहीं हो पा रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रही है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब समस्याएं हैं। जैसे हमने अभी ये देखा कोरोना, तो कुछ लोगों को समझ में आने लगा कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये एक खेल है। पर ये खेल पहले भी चलता था, बहुत समय से चल रहा है और अलग अलग रूप में चलता था, स्लो पॉइजन की तरह। ये थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। तो आ, ये देखने की एक हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से समाज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और किस प्रकार समाज को खराब किया जा रहा है, समाज को आत्मनिर्भरता से दूर किया जा रहा है। मुख्य रूप से आप देखिए, अभी दीदी ने बात की, मीतू दीदी ने, कि हमको एक कैटेगरी में बांध दिया गया कि आप जिंदा रह सकते हो पर आप जी नहीं सकते हो। जीना और जिंदा रहने में अंतर है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, समाज में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जिंदा रखा जाएगा पर जीने के हक से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यह विचार निकलता है कि हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग जो बुनियादी लोग हैं या जो जनता है, मुख्य रूप से जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो कहाँ पे प्रभावित हो रही है और उसको अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसको ये देखना होगा कि मेरे ऊपर जो ये षड्यंत्र रचा गया है इसका समाधान हम कैसे निकालें, क्योंकि इसका समाधान ये है कि इन लोगों ने एक गैप करके मेंटेन रखा है। इन्होंने सारे संसाधनों को अपने हाथ में करके रखा है और अलग अलग पॉलिसियों के माध्यम से इनकी जो दर्शन है उन दर्शन के आधार पे ये समाज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि हर व्यक्ति को ये समझाया जाए कि ये क्या है, पूंजीवाद कैसे प्रभावित कर रहा है, कैसे आपके जीवन को, आपको जो जीना है, आपको जो मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें निम्नतम आवश्यकताएं चाहिए, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान हर एक को चाहिए। इसकी गारंटी हर एक को क्यों नहीं है? सबसे बड़ा पहलू ये है। पूंजीवाद की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में ये क्यों उपलब्ध नहीं है और भारत में क्यों कोई भारत की बात में रह रहे हैं तो हम भारत की बात कर रहे हैं केवल। हमें अमेरिका किसी और कंट्री या रसिया किसी से हमें मतलब नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यों जिंदा रहने के लिए अधिकार सभी लोगों के पास नहीं है, क्यों उनकी निम्नतम आवश्यकताओं की गारंटी नहीं दी जाती है, क्यों कुछ वर्ग अपने लिए वो सभी के डिसीजन लेने का अधिकारी है और उन पर जबरदस्ती करने का अधिकारी है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में
जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस नहीं फैला पाते हैं। वो हम लोगों को ऐसा एहसास ही नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ खराब हो रहा है हमारे साथ। कोरोना आने से पहले कोई नहीं सोचता था, जो ये संकट का महसूस हुआ है इससे पहले कोई नहीं सोचता था कि कुछ खराब हो रहा है। अभी थोड़ी सी परिस्थिति खराब हो गई, आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी, तो लोगों को थोड़ा लगने लगा। जैसे ही परिस्थिति अच्छी थोड़ी सी ऐसी होती है तो लोगों को लगता है कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कोई भी चीज आपके अनुसार जो आपके लिए अच्छी है, आप अपने जीवन को संतुलित तरीके से जी सकें और अपने जीवन को अ, अपने जीवन को अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। उसके लिए उसके लिए हमारे पास क्या पहलू है, हम लोगों को ये अवेयर नहीं कर पाते, लोग इस बात को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ी बात जो है, बहुत सारा पहलू जो है हमें दिखता नहीं है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट उठा के दिखाता हूँ, कुछ चीजें दिखाता हूँ कि कहाँ पर लोग देख नहीं पा रहे हैं जो समस्याएं हैं। समाधान समस्या के अंदर ही समाधान होता है। देखिए, आप चिकित्सा के क्षेत्र में, आप शिक्षा, पहले हम चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे दीदी ने कहा कि अब अगर व्यक्ति को देखिए, इस जीवन में पशु है, जैसे कुत्ता है, जीव जंतु हैं, उनको मनुष्य कैसा बर्ताव करता है, इसी तरह का बर्ताव कई मनुष्यों के साथ करते हैं, पशुओं की तरह। और उनको इससे भी ज्यादा खराब बर्ताव उनके साथ किया जाता है, पशुओं से भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है? अ, वो एक जो मानसिकता है, वो मानसिकता पूरी मानव जाति में, वो पूंजीवाद का जो जहर है पूरी मानव जाति में फैल गया है, वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा है। अगर हम में से ही कोई लोग आप देखेंगे, जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं, आईएएस नहीं बने होते हैं, तो देखिए ना आप कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। आप आईएएस बन जाने दीजिए उनको, तो देखिए वो उसी व्यवस्था की गीत गाते हैं, अपना सारा जमीर बेच देते हैं वो। तो वो क्या हुआ, उनके खून में पूंजीवादी व्यवस्था थी। वो खाने के कुछ रोटी के लिए या कुछ संसाधनों के लिए, भूख के लिए, उन्होंने अपने जो उनकी समझ थी, जो मोरल था, वो भूल गए वो। और वो अपनी पोस्ट से पहले, आप देखेंगे तो लगेगा सुभाष चंद्र बोस हमारे सामने खड़े हुए हैं। किसी आईएएस बनने से पहले प्रिपरेशन कर रहा हो तो आपको लगेगा सुभाष चंद्र बोस से ही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फेस करने के बाद तो वो पूरी तरह से उस जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, या जो नेता नगरी का पॉलिटिक्स का सिस्टम है, उसी को फॉलो करते हैं। वो कुछ अगेंस्ट कुछ नहीं जाता कोई उसके। तो क्योंकि हमारी हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे उनके अपने वो हैं। तो उस व्यवस्था को आप अपना क्यों रहे हो? यदि आपको लगता है तो आप स्वतंत्र होकर काम करो। यानी कि आप मोरल नहीं थे, यानी कि आपकी समझ क्लियर नहीं थी, आपको पता नहीं है कि समस्या कहाँ है और सॉल्यूशन कहाँ है। आप कहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने गए हो? आप नेताओं के साथ में जुड़ के उनके नौकर बन के समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। तो या आप समाज को भ्रमित कर रहे हो या अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। तो इसलिए जो चिकित्सा का क्षेत्र है, आप देखेंगे वो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, कितने लोगों को चिकित्सा उपलब्ध है और किस तरह की चिकित्सा उपलब्ध है। भारत के लोगों को एक ही चिकित्सा उपलब्ध है, और वो भी जबरदस्ती की चिकित्सा उपलब्ध है। किसी को इस तरह का माहौल पूरे भारत में बनाया जा चुका है शिक्षा के माध्यम से कि उसको कोई भी परेशानी हो, वह एक ही चिकित्सा पद्धति में जाएगा, और उसका पूरा माइंड सेट हो चुका है कि मुझे परेशानी है, मैं ये चीज लूंगा, दवाइयाँ लूंगा, और फिर उसी दवाई लेके उसको फिर ये नहीं पता कि इसका कोई विकल्प है। और इतना बड़ा ये षड्यंत्र है कि वो उसी दवाइयों को लेने के बाद उन्हीं उन्हीं के दवाइयों के प्रभाव में ही हमेशा पड़ा रहता है। मतलब आज आप देखेंगे बीमार बीमार ही बना हुआ है। इतना बड़ा और हाई पावर का मेडिकल सिस्टम है भारत के अंदर, इतना पैसा उसके ऊपर लगा हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी मशीनरी उनके पास है, लेकिन फिर भी अ, समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो क्या है, मतलब इस बात से आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि
जो मेडिकल सिस्टम है वो मेडिकल सिस्टम अपने जाल में फंसाया हुआ है और उसको लोगों को कभी भी स्वस्थ होकर आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाहता। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पूंजीवाद का मुख्य मकसद है आत्मनिर्भरता से दूरी। समाधान यही है। यदि हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, सिर्फ रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, 500 चीजों में, तो पूंजीवाद तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन पूंजीवाद उसको आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके पीछे कारण है सहकारिता की कमी। वो सहकार नहीं, आपको इकट्ठे नहीं होने देगा, आपकी सोच को कभी मिलने नहीं देगा, और उस और बिना सहकारिता के और बिना आपके आत्मनिर्भरता के, दोनों ही चीज आपको नहीं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपको ऐसी शिक्षा कभी नहीं दिलवाई जाएगी जिससे कि आप अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर सकें और आप लोगों के साथ इकट्ठा हो सकें, आप लोगों के साथ मिलकर विचारों का आदान प्रदान करके कुछ क्लियर कर सकें। आपको ऐसी सुविधाएं कभी आपको नहीं देने दी जाएंगी। अगर ओपन फोरम में अगर बहुत ज्यादा आपका कुछ डिस्कशन बढ़ता है तो पूरी तरीके से उसको खत्म करने के लिए वो दिया जाएगा। जी दीदी, मैं अभी बस अपनी बात थोड़ी सी देर में खत्म करके अपना टॉपिक बंद करता हूँ अभी। तो इसीलिए हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में हमें इस प्रकार कुलम बनाया गया। चिकित्सा के बाद का जो आता है शिक्षा। शिक्षा में इस तरह के से हमारी आत्मनिर्भरता खत्म की गई है कि जो बुनियादी चीजें हैं, जिससे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि यदि आपके पास बुनियादी अपनी कुछ चीजें हैं, तो आप अगर मान लीजिए कुछ मैं समाज में गया, मैंने कुछ सही बात रखी और मैंने सही बात रखी और मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरे गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, 10,000 की नौकरी करता हूँ और मैं अपनी बात समाज के सामने रख रहा हूँ और समाज के किसी मेरे बॉस ने या मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि नहीं, आप ये बात नहीं कहनी है आपको। मैं कहूँगा क्यों नहीं कहना, मेरे तो हक है ये। उन्होंने कहा ज्यादा आपको अगर मॉरलिटी याद आ रही है ना, तो कल से आप आना मत यहाँ पर। तो उसी बात को मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं अपनी 10,000 का दाव खेल जाऊं, क्योंकि मुझे लगेगा सब कुछ तो मेरा इस 10,000 पर निर्भर है। मैं मतलब भोजन पानी सब कुछ तो इसी पर निर्भर है। मैं कैसे संघर्ष करूंगा? वो आदमी कभी संघर्ष कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल भूल जाएगा कि मुझे कुछ करना है। फिर वो केवल अपना, क्योंकि उसमें उसकी शिक्षा भी है, उसकी चिकित्सा भी है, उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं जिनको उसकी सेवा करनी है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और इस तरह की बहुत 10-20 हजार की हमारे देश में बहुत बड़ा समूह है जो 20-25 हजार तक गिरा हुआ है, वो केवल उन्हीं के दायरे में रहता है, वो कुछ नहीं सोच सकता। यदि हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपना अन्न उगाना खुद जानते हैं, अन्न की ताकत हमारे पास है और वो हमारे पास है उसका प्रोडक्शन, और हमारे ग्रुप के पास उसका प्रोडक्शन है, तो हम अपनी बात को कोई भी गलत व्यक्ति हमारी बात के लिए हम पर एकाधिकार नहीं कर सकता, हमें खाने को लेकर डरा नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमारे पास अपनी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ये आत्मनिर्भरता आपके पास होगी तो आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आप जैसे ही किसी की गुलामी नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत आपका पूंजीवाद का शिकंजा आपके ऊपर से हटने लगेगा। गुलामी का, आत्मनिर्भरता का मतलब ही है कि आप गुलाम नहीं है। आजकल जितना भी आप देखेंगे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो पूरा गुलाम है पूंजीवाद का, चाहे वो और बिजनेस के फॉर्म में हो या नौकरी के फॉर्म में। तो इस बात को हमें मुख्य रूप से समझना है। इसलिए शिक्षा हमारी इस तरीके की बनाई गई जिसमें आयुर्वेद नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद होता है तो आदमी के अंदर आध्यात्मिकता और चिकित्सा दोनों को उसके हाथ में होती है। यदि मैं आपको गारंटी लेता हूँ इस बात की, यदि आपका बच्चा 5 साल की उम्र के बाद आप अपने घर में माहौल बनाते हैं आयुर्वेद का और कुछ ऐसा पाठ्यक्रम उसे उपलब्ध करवाते हैं किसी आचार्य के माध्यम से कि 15 साल तक या 20 साल तक उसके जीवन में आयुर्वेद रहे, तो वो व्यक्ति कभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में कभी भी वो गुलाम नहीं हो सकता। किसी भी, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी आजकल के
वर्तमान मेडिकल सिस्टम की, और वो अपने क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को अपने जैसा बना देगा। और आयुर्वेद के वैद्यों के जैसा नहीं होगा, जो आजकल के आयुर्वेद के वैद्य कॉलेजों से निकल रहे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा होगी कि जो उसके खून में होगी। वो आयुर्वेद के बहुत सारे एस्पेक्ट को जानता होगा, क्योंकि वैद्य केवल कुछ एस्पेक्ट को जानते हैं जो कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ते हैं, लेकिन जीवन के हर लंबे समय तक आयुर्वेद जीवन के हर आयाम को छूता है। वो बचपन से उसको आयुर्वेद के हर आयाम को छुएगा तो वो उसके जीवन में रचा बसा होगा। और पूरी जो व्यवस्था है आयुर्वेद की, जिसमें हम अध्यात्म और जीवन का प्रत्येक दृष्टिकोण उसके अंदर शामिल हो जाता है। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे बच्चों का निर्माण हो, चाहे प्रकृति के साथ जीवन जीना हो, कुछ भी आयुर्वेद उसको अपने अंदर समा लेता है, तो उसका व्यक्तित्व बहुत विशाल हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद हमारे शिक्षा में से बिल्कुल हटा दी गई है, जो बहुत मूल विषय है। ये हमारी एक आत्मनिर्भरता का और पूंजीवाद को खत्म करने का एक आधार है। दूसरा जो हमारा विषय आता है, पशुपालन। पशुपालन भी हमारी आत्मनिर्भरता का आधार है, क्योंकि पशु है तो कृषि है। और पशु को अगर आपके पशु के ज्ञान को हमारे जीवन से निकाल दिया गया, तो पशु का ज्ञान नहीं है, तो पशुपालक उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, वो भी चिकित्सकों के ऊपर निर्भर है, और उनको उसको पालने की कोई टेक्निक नहीं है। आपके पास तीसरी चीज है कृषि। कृषि का भी ज्ञान बिल्कुल हटा दिया गया। आयुर्वेद, पशुपालन और कृषि का ज्ञान पूरी तरह से हमारी शिक्षा में से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना असहाय महसूस करता है कि वो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए बहुत असक्षम पाता है। यदि हमारे पास कृषि का अच्छा ज्ञान है और पशुपालन का अच्छा ज्ञान है और हमारे पास इसका अच्छा ज्ञान है आयुर्वेद का, तो हम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से स्वावलंबी बन सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना चाहिए कि हम इसका ज्ञान कैसे फैलाएं और कैसे हम इसको और सहकारिता अपनाएं। दो चीजों के माध्यम से, एक ज्ञान और एक सहकारिता, इस पे हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ज्ञान के लिए हमें अलग अलग आचार्यों की हम लिस्ट बनाएं, जो फ्री में हमें आयुर्वेद का, हमें पशुपालन का, हमें कृषि का ज्ञान दे रहे हैं, उनकी हम लिस्ट बनाएं और उनसे ज्यादा डाटा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेनिंग उनसे प्राप्त करें, अलग अलग जगह में हम प्राप्त करवाएं। इस प्रकार हम कैडर के रूप में अपने आप की लिस्ट बनाएं, कौन कौन लोग इस चीज को लेने के लिए तैयार हैं और लोगों से शेयर करने के लिए तैयार हैं, इसकी लिस्ट बनाएं। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग भी अपना इस चीज के लिए अपना नंबर शेयर करें, जो लोग भाई जुड़े हैं नए। और इसके साथ में जो आयुर्वेद के हमने कंसेप्ट को समझ रहे हैं हम, और पशुपालन के और चिकित्सा के, इसके साथ में हम फिर सहकारिता के आधार पे, तो हम सहकारिता के लिए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के, जैसे मैंने भी कहा कि हम कैडर के रूप में एक दूसरे के साथ में कुछ जिम्मेदारियां लें कि हाँ, हम इस चीज को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हमने हमने कुछ ज्ञान हासिल किया, तो वो ज्ञान हम हमारे क्षेत्र में वो सभी लोगों को मिले। हमारे भारत के दूसरे भाई हैं, आप लोग, हम सब लोग ऑनलाइन अलग अलग जगह जुड़े हैं, तो आप सभी लोग आयुर्वेद में, पशुपालन में, कृषि के क्षेत्र में आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और वो कैसे हो, उसके लिए क्या व्यवस्था करें, हम इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन करते रहें। जब तक हम खुद डिस्कस नहीं करेंगे और इस पे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए एक दूसरे पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और इस बात में हो सकता है कुछ मैं अपनी बात अधूरी रह गई हो, और बाद में मुझे ध्यान आएगी तो बाद में हम शेयर करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने नंबर सभी शेयर कर दें, जो सत्यप्रकाश मालपानी जी और सुभाष जोशी जी ने तो अपना कर दिया है,
तो आगे हम जुड़े रहेंगे और उस पे कार्य करने की कोशिश करेंगे। और जो जुड़े हुए हैं भाई, वो भी हम सब लोग जिम्मेदारी लें और इस पे काम करें। जी। गीता दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं दीदी? जी, धन्यवाद दादा। दादा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और ये बिल्कुल फैक्ट आपने जो बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात बता दी नटशल में ही कि एग्रीकल्चर, पशुपालन। मैं भी इसी संदर्भ में यही कहना चाहूंगी, यदि हम अपने इतिहास में जाएं और हम थोड़ी समीक्षा करें कि उस समय हम लोगों को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा क्यों, क्या था वहां पे उस भारत में? क्योंकि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, हमारा असली देश का नाम तो भारत ही था। और ये सोचने की जरूरत है, एक समीक्षा की जरूरत है कि उस भारत में ऐसे कौन से व्यापार चलते थे कि पूरी दुनिया में हमारा 33% ट्रेड चलता था और वहाँ के देशों से मांग आती थी हमारे देश के कपड़े की, और बदले में हमें सोना मिलता था, और मसाले जाते थे हमारे, और बदले में हमारे को वहाँ की मेन तो हमें वहां से सोना ही हम लेके आते थे। इतनी डिमांड थी हमारी चीजों की। ऐसी कौन सी नीतियां थी कि हम इतनी तरक्की कर रहे थे? ऐसी नीतियां थी क्योंकि हमारा देश राजाओं का देश था। चक्रवर्ती राजा रहे हैं हमारे देश में, और ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने प्रजा को अपनी संतान समझा और उन्होंने प्रजा के हित में ही कार्य किए। ऐसे ऐसे राजा का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जिन्होंने बुरे समय में, जिस समय अकाल पड़ जाते थे, वो उन्होंने अपने कोष से सभी लोगों को निकाल कर उनके घरों उन तक अनाज पहुंचाया। उसके बाद यदि कोष उनके खत्म हो गए, खजाने में जितना अनाज था, फिर उन्होंने अपने हिस्से का अनाज जनता को खिलाया। और ऐसा राजा भी था जिसने अपनी 10 दिन तक भूखा रहकर जनता को खिलाया और अपने प्राण त्याग दिए कि मैं अब इससे आगे मैं जिम्मेवारी नहीं संभालता। यानी कि ऐसे राजाओं का देश था हमारा। और आज ऐसे राजाओं की कमी हो गई क्योंकि राजा तो रहे नहीं। और इस तरह के जो राजा थे, वो जनता में खाली सिर्फ ये राज करने के लिए नहीं बैठते थे, वो किसानों को पूरा सपोर्ट करते थे। जिन जमीनों पर नहीं सिंचाई वगैरह होती थी, खेती नहीं हो पाती थी, उनको वो अडॉप्ट करते थे, उनको पूरा सहयोग देते थे। तो और जो जनता थी वो भी उन्हें कर के रूप में थोड़ा अनाज देती थी, बड़ी खुशी खुशी। कोई प्रेशराइज नहीं था उनके ऊपर, प्रेशर नहीं थे वो लोग, और ये कोई टैक्स भी नहीं था। और उस जमाने में हमारा देश इतना तरक्की कर रहा था, गोल्डन स्पैरो बना हुआ था। आज हमें सोचने की जरूरत है कि, और उस समय एग्रीकल्चर तो अच्छा था ही, पशुपालन बहुत अच्छे स्तर पर था। पशुओं के लिए अलग से घर में एक स्थान बनाया जाता था जहां पर गाय पाली जाती थी। आज भी होते होंगे, लेकिन उस समय उनके स्पेशली एक अलग से बनते थे घर जगहें, और उनकी पूरी देख रेख की जाती थी। गाय को हमारे देश में माता कहा गया है। हमारे देश में बहुत इस तरह की जो पशुओं की जो है पूजा भी की जाती है, उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है, की जाती आ रही है। और इसके अलावा ये सब चीजें तो हमारे देश में थी ही। यानी कि ऐसा कुछ था ना कि मतलब वहां पर उस समय हम गोल्डन स्पैरो बनकर दुनिया को दिखा रहे थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी उच्च स्तर की थी कि बाहर के लोग यहाँ पर चीन से फाहियान आए, उन्होंने यहाँ से शिक्षा ली, और हमारे देश के इतिहास की कुछ जो वो वर्णन है बहुत दुनिया के कई देशों में मिलते हैं। ऐसा कैसे है? हम तो यहाँ पर थे। यानी कि हम लोग जिस समय इतनी आगे हाई लेवल की स्टडी करते जा रहे थे, भौगोलिक क्या, भौतिक विज्ञान क्या, जीव विज्ञान, हर तरह की,
उस समय दुनिया के देशों में इतना बौद्धिक स्तर बड़ा ही नहीं था, मानसिक स्तर में वो लोग आगे नहीं थे बौद्धिक स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में। वो यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करते थे और हाँ, यहाँ से ज्ञान लेकर जाते थे, यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनको वहाँ वर्णन करते थे कि यहाँ के राजा इस तरह के, वहाँ के हमारे देश की व्यवस्था का वर्णन बाहर के देशों में है। ये यहाँ तक कि जब जब मुगलों ने हमारे देशों में शासन किया, उन्होंने भी हमारी व्यवस्था को नहीं छेड़ा था। उन्होंने शासन जरूर किया था, लेकिन उन्होंने हमारी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चल रही थी, अर्थनीति थी, इकोनॉमिक्स नहीं थी उस समय। इकोनॉमिक्स आज के समय में है। उस समय जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसको उन्होंने वैसा का वैसा चलते रहना दिया था। तब जब तक मुगल शासन काल था तब तक वो स्टेबल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे देश में लॉर्ड मैकाले जी आए, उन्होंने पूरी सर्वे किया, पूरी इंडिया का, पूरे भारत को देखा कि यहाँ तो सब लोग बहुत सुखी हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, घरों में ताले नहीं है, यहाँ पर तो कोई चोरी नहीं होती है, पुलिस की जरूरत नहीं है किसी को, बहुत खुश है सब लोग। जुलाहा अपना काम कर रहा है, कुम्हार अपना काम कर रहा है, शिल्पकार, हमारे शिल्प उद्योग धंधे हमारे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने ही, परेशानी कहाँ से शुरू हुई है हमारे देश में, यहीं से शुरू हुई। उन्होंने सारी रिपोर्ट बना के वहां पर पार्लियामेंट में जाके इसको प्रेजेंट करा कि यहाँ पर इस तरह, और क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत थी और इसी की वजह से ही हम लोग इतने आगे प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे। और इसी को ही उसने सबसे पहले, जो रीढ़ थी हमारे अर्थव्यवस्था की, उसको तोड़ा। उन्होंने अपने जो लॉर्ड मैकाले को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का शिक्षा का जो क्षेत्र में योगदान कहते हैं कि वो उनका बहुत अच्छा योगदान है। वो हमारे देश में उन्होंने बहुत तरक्की करवाई शिक्षा के क्षेत्र में। अरे उन्होंने तो हमारे देश की जो असली शिक्षा व्यवस्था थी उसकी तो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी, जिसकी वजह से हम लोग इतने पिछड़ते चले गए। उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जब तक इस देश का जो नागरिक है उसको हम शैक्षिक रूप से नहीं गिराएंगे, पिछड़ापन नहीं डालेंगे, हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो हमें यहाँ नहीं पैर पसारने देगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपने कॉन्वेंट स्कूल, जो कि वहां पर अब उनकी परिभाषा भी बहुत ही अजीब तरह की है, मैं नहीं देना चाहती, तो उनको खुलवाया। और उन्होंने पहले ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि जैसे ही जो इन स्कूलों से निकल के बच्चे निकलेंगे ना, वो अपने भारत के कल्चर तक को भी नहीं पहचानेंगे और उन्हें पता ही नहीं होगा कि इतिहास में वो कितने अव्वल दर्जे के ज्ञानी थे। इसीलिए सबको पिछड़ापन यहीं से व्यवस्था शुरू हुई। कारण तो बहुत है, विषय तो ये बहुत व्यापक है। पूंजीवाद एक ऐसा बीज है जिसके अंदर इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है समस्याओं का, और वो समस्याएं जो है पीछे से ही, हमारे इतिहास से ही निकल के आ रही हैं, लेकिन जो असली इतिहास है वो आज पढ़ाया नहीं जा रहा किसी को भी, जिसके अंदर हम समृद्ध थे, जिसके अंदर दुनिया हमसे पढ़ती थी, यहाँ पर आविष्कार होते थे, यहाँ पर ज्ञान था, लेकिन वो नहीं किसी को बताया जाएगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपनी जनता की खातिर अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर चाणक्य थे जिनका अर्थशास्त्र से व्यवस्था अच्छी चल रही थी, लेकिन वो नहीं किसी को बताया जाएगा। सिर्फ बताया जाएगा तो लॉर्ड मैकाले, जो हमारी वेस्टर्न व्यवस्था सारी आज चली आ रही है, और आज के युगों में तुम देख सकते हो ये सब चीजें। इसलिए इस विषय पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद समय की सीमा भी हो जाएगी, तो हम फिर से लेंगे इस विषय को। अभी तो मैं यहीं पर विराम देती हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद दादा, नमस्कार। धन्यवाद दीदी। समय का भी एक वो है, सही बात है।
और टॉपिक भी थोड़ा-सा लेट हम लोगों ने स्टार्ट कर पाए। तो इसलिए हम लोग वो रखेंगे और ज़्यादा समय को आगे नहीं ले जाएँगे। और जैसे शिव सिंह दादाजी ने कई सारी टॉपिक शेयर किए हैं इसमें। तो अभी लेकिन क्या है कि समय काफ़ी हो गया है, तो इसमें मैं कुछ बातें कह के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए डिस्कशन करने में हम बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक थोड़ा-सा समाधान और एक कुछ ऐसे चीज़ हाथ में लेना चाहिए जिससे कि हम कुछ करने की स्थिति में आ रहे हैं। हमें ऐसा कुछ करने की बात करना चाहिए और क्योंकि क्या है कि इतिहास के लिए बात करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों पर पहले की बातें करने के लिए हम बहुत सारा हमें समय चाहिए और हमें बस ये देखना है कि जो अच्छी चीज़ें थीं, अच्छी चीज़ें उसमें से हमें लेकर हम अपने लिए आजकल के समय में हम क्या और कैसे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं विवेक और वैराग्य के आधार पर। और उसमें श्रेय और प्रिय यानी कि अपने लिए जो हमारे लिए परमात्मा की तरफ बढ़ाने के लिए जो हमारे पास नॉलेज है वो और जो मटेरियल वे में हमें ले जाने वाली नॉलेज है वो, उन दोनों नॉलेज को हटाने के लिए किस प्रकार हम अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को हम क्लियर करें और हम परमात्मा के माध्यम से जो ध्यान की विधि है उसको समझते हुए, उसको ग्रहण करते हुए कि हम परमात्मा के अनुसार चलें और जो ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हम हम फँसे नहीं संसार में और वो हमें हमेशा ईश्वर की ओर और हर कार्य जो ईश्वर की ओर ले जाने वाला है, हम उसी की तरफ चल सकें। ऐसा जिन लोगों ने, ऐसा जिन आत्मज्ञानी पुरुषों ने रिसर्च किया है, परम पुरुष ने रिसर्च किया है, उस रूप में हमारे सामने आए हैं, उसको हम समझें अ, और उस डाटा को हम अपने साथ रखें ताकि हम अपने विवेक और वैराग्य को जगा सकें और इसके साथ में हम अपने जितने भी बहन भाई अभी हम आज इस सेशन में जुड़े हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इस बात को समझें। कैसे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं, हम कितना क्या कार्य कर रहे हैं और क्या हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है और हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारा अपनी तरफ से क्या प्रयास है। हम अपने अंदर क्या एक्सपर्टाइज़ पैदा कर रहे हैं और उसके लिए हम अपने इनपुट क्या दे रहे हैं। इस पे हम लोग इंडिविजुअल हर एक से मुझे लगता है हम लोग चर्चा करें और जितने मेंबर हैं जो समझ चुके हैं, वो पूछें दूसरे अपने साथी मेंबरों के साथ कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कोई नहीं समझे हैं तो उन्हें समझाएँ। बस मैं यही कह रहा हूँ और हम एज़ ए टीम इस चीज़ को बिल्डअप करें और ज़्यादा इस पे समय हमारा केवल ये नहीं है हम बहुत कोई न्यूज़ चैनल के किसी कार्यकर्ता नहीं है जो केवल डिस्कशन ही हमारा एम हो। हमारा एम है इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें उसको समझना है और उसको समझ के हमें कार्य करना है। तो इतना ही मैं कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे हम एक दूसरे के साथ मिलके बात करेंगे। अब 11 बज गए और एक ये टाइम भी हो गया है एकदम। तो मैं अगर किन्हीं की बात को नहीं ले पाया, किसी के मन में अगर कोई बात आ रही है कहने के लिए, अगर हम उसकी बात को नहीं ले पा रहे तो मैं हृदय से क्षमा माँगता हूँ और आगे फिर हम आगे टॉपिक रखेंगे और डिस्कस करेंगे। फ़ोन पे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। सभी बहन-भाइयों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।